अनारकली बाज़ार से इन्फॉर्मेशन उठाने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम आरएनएडब्ल्यू के लिए था वो ये था कि हम जानें कि लश्कर तैयबा कैसे ऑपरेट करती है, ये किस प्रकार का ओरिजिन रखती है, इसका शुरुआत कैसे हुई और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये किस किस नामों से पाकिस्तान में ऑपरेट करती है जिससे कि अपने आइडेंटिटी को कंसील करके कवर अप करती है। इस कार्य में जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑपरेटिव्स ने अपना कार्य चालू करा तो हमें सबसे पहले ये मालूम चला कि 1984 में ज़कीउर रहमान लखवी जो है, जो उस समय सोवियत का जिहाद लड़ रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर, आईएसआई का सपोर्टेड आदमी, उसने अहले हदीस नाम की आइडियोलॉजी के थ्रू एक ग्रुप बनाया हुआ था। इसके बाद आईएसआई ने पाकिस्तान से दो लोगों को उठाया, जिसमें से एक था मौलाना हाफिज़ सईद और दूसरा था ज़फ़र इकबाल। हाफिज़ सईद और ज़फ़र इकबाल के थ्रू उस समय पाकिस्तान की आईएसआई ने एक संगठन 1985 में बनाया जिसका नाम रखा गया जमात उद दावा। 1986 में जमात उद दावा, जो कि ज़फ़र इकबाल और हाफिज़ सईद का था, इस ग्रुप के अंदर ज़कीउर रहमान लखवी ने अपना ग्रुप मर्ज कर दिया। और जब ये दोनों ग्रुप्स का मर्जर हुआ और ये तीन लोग एकजुट हुए तो इन तीन लोगों ने, ज़फ़र इकबाल ने, हाफिज़ सईद ने और ज़कीउर रहमान लखवी ने मिलकर 1986 में एक संगठन बनाया, मरकाज़ उद दावा वल इरशाद। मरकाज़ उद दावा वल इरशाद जो है इनिशियली 2 साल तक सोवियत का जिहाद 1988 तक लड़ा। 1989 में जब सोवियत का जिहाद फाइनली ख़त्म हुआ तो उस समय मरकाज़ उद दावा वल इरशाद ने एक आर्म्ड विंग बनाया जिसका नाम रखा गया लश्कर तैयबा। उसके बाद से लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता था कश्मीर में, और कश्मीर में जब ये लड़ाई लड़ता रहा 2001 तक इसने लड़ाई लड़ी। 2001 में जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद जब इंडिया ने भी अमेरिका को ये बात बोली कि देखिए हम आपको कितनी बार बोलते थे कि पाकिस्तान में टेररिस्ट संगठन हैं और इनको बंद किया जाए, तो उस समय अमेरिका जो है पाकिस्तान में मुशर्रफ से डायरेक्टली बात कर रहा था और पाकिस्तान को, मुशर्रफ को खास करके अमेरिका ने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोली कि आपको ये सारे संगठनों को बंद करना होगा। अगर आप इन संगठनों को बंद नहीं करेंगे तो समस्या होगी और खास करके आपको लश्कर तैयबा को बंद करना होगा। आरएनएडब्ल्यू ने ये चीज़ को उस टाइम पे एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके हमारे ऑपरेटिव्स ने ये जाना कि जब अमेरिका से मुशर्रफ बात कर रहा था और जब अमेरिका मुशर्रफ को ये बात बोल रही थी कि आपको लश्कर तैयबा पे पाबंदी लगानी है, मुशर्रफ उसी समय ये सारी इन्फॉर्मेशन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज़ सईद और ज़फ़र इकबाल को और ज़कीउर रहमान लखवी को, तीनों को ये बात बार बार बता रहा था कि देखिए आने वाले समय में अमेरिका आपके ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, मजबूरन हमें कुछ कार्रवाई करनी होगी। और जब ये नेगोशिएशन चल रही थी, इनफैक्ट आरएनएडब्ल्यू ने तो ये तक फाइंड आउट कर लिया था कि मुशर्रफ जब उस समय अमेरिका गया था, अमेरिका में बैठ के अमेरिका के राष्ट्रपति और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जब वो चर्चा कर रहा था, उसी समय अमेरिका से वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू बात करते हुए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही थी लश्कर तैयबा के लोगों को कि आपके ऊपर पाबंदी आने वाली है, आप तुरंत कुछ कर लीजिए। मुशर्रफ ने जब ये इन्फॉर्मेशन ज़फ़र इकबाल को, हाफिज़ सईद को यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोवाइड करी तो आईएसआई के अधिकारी उस समय बिहाफ पे मुशर्रफ के, उन्होंने ये इंश्योर करा कि लश्कर तैयबा का नाम तुरंत चेंज कर दिया जाए और लश्कर तैयबा को दिखा दिया जाए कि अब वो एक डिफंक्ट एंटिटी है। और 2001 में प्रिसाइसली ये हुआ कि 2001 में लश्कर तैयबा ने ये बोल दिया कि हमने अपने सारे एसेट, सारे फाइनेंसेस, सब कुछ जो है वो बंद कर दिए हैं और उन्होंने उठकर एक नया नाम उठा लिया जिसका नाम रखा गया जमात उद दावा। अब 2001 से लश्कर तैयबा सडनली बंद हो गई और सडनली एक नई संगठन पैदा हो गई जिसका नाम था जमात उद दावा। तो अमेरिका के सामने और विश्व के सामने एक ऐसा ढोंग रचा गया कि भाई लश्कर तैयबा ख़त्म हो चुकी है, लश्कर तैयबा अब बंद हो चुकी है, तो लश्कर तैयबा जैसी अब कोई चीज़ है ही नहीं। और सारे लश्कर के लोग अब एक नए संगठन में आ गए जिसका नाम था जमात उद दावा। अमेरिका ने जब लश्कर के ऊपर बैन लगाया तो लश्कर बैन हो गई, लश्कर के अंदर कुछ बचा नहीं और लश्कर के सारे एसेट्स फ्रॉम इट्स, उसके जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स थे, साथ ही में लश्कर के जितने भी ह्यूमन एसेट्स थे, वो अब जमात उद दावा में आ गए। और उस समय इनफैक्ट हमारे एक ऑपरेटिव ने जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयरॉनिकली उस समय कर रहे थे लश्कर के स्पोक्स पर्सन, जो कि अब जमात उद दावा के स्पोक्स पर्सन बन चुके थे। उन्होंने 2001 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस बंदे का नाम था याया मुजाहिद। याया मुजाहिद ने लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को ये जानकारी दी 2001 में कि लश्कर तैयबा जैसी संगठन अब नहीं है, अमेरिका ने लश्कर के ऊपर जो बैन लगाया है इसकी वजह से लश्कर ख़त्म हो चुका है और उसके बाद अब जो संगठन है जो चैरिटी का काम करेगा पाकिस्तान में, वो है बेसिकली जमात उद दावा।
तो उसी समय वहाँ पर एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट बैठा था। उस पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने याहा मुजाहिद से एक सवाल पूछा कि भाई कि इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि लश्कर बंद हो चुका है तो क्या लश्कर के जो ऑपरेशंस कश्मीर में थे अब उनका क्या होगा? तो याहा मुजाहिद ने उस समय जो हमारे ऑपरेटिव ने रिकॉर्ड करके भारत को भेजी है इन्फॉर्मेशन, उन्होंने ये तक बोला कि भाई हमने जो है पूरी की पूरे लश्कर के जो ऑपरेशंस कश्मीर में थे वो अब कश्मीरियों के हाथ कर दिए हैं। तो लश्कर ने अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने लश्कर के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखनी चालू करी, क्योंकि हमें समझ आ गई थी कि लश्कर अब नहीं है। लश्कर के नाम पर एक नया संगठन जमात-उद-दावा चल रहा है और जमात-उद-दावा अब ये खेल खेलेगा। लेकिन क्योंकि 2001 के बाद अमेरिका का जमात-उद-दावा, जिसके ऊपर जो अब नई संगठन बन रही थी, लश्कर-ए-तैयबा के पुराने लोग जो जमात में आ गए थे उनके ऊपर काफ़ी टाइप का प्रेशर था, तो जमात-उद-दावा ने उस समय एक लो प्रोफाइल गेम खेलना शुरू करा। उसने ये गेम खेलना शुरू करा कि उसने जेन्युइनली पाकिस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट करने की शुरुआत करी कि भाई देखिए अब हम टेररिज्म में बिलीव नहीं करते। और 2001 से लेके लगभग अगले 10-12 साल लश्कर-ए-तैयबा उर्फ जमात-उद-दावा, क्योंकि मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लश्कर के ही सारे लोग जमात में आ गए थे, तो जमात-उद-दावा जो है उसने अगले 10-11 साल एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करी और इसके पीछे जेन्युइनली आईएसआई का हाथ था कि आप ये दिखाइए कि आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप बेसिकली जो है पाकिस्तान की सोसाइटी में चैरिटी का टाइप का काम करते हैं। इसी रीज़न से आप देखिए दोस्तों कि जब 2004 में सुनामी आई तो उस समय पाकिस्तान में सुनामी के अफेक्ट के बाद जो बाकी मुसलमान देश थे, खैर पाकिस्तान के अंदर सुनामी का इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, यहाँ पर सुनामी की वजह से बहुत लोगों की जानें गई। उस समय पाकिस्तान की एक संगठन बनी और सडनली ये नया संगठन पैदा हुआ 2004 की सुनामी के बाद, जिसका नाम था इदारा खिदमत-ए-खलाक। इदारा खिदमत-ए-खलाक जो है ये सडनली बहुत सारे रिलीफ ऑपरेशंस करने लग गया। अब जब आरएनएडब्ल्यू ने ये देखा कि भाई ये इदारा खिदमत-ए-खलाक कौन है, इदारा खिदमत-ए-खलाक के अंदर लोग कौन है, तो हम जानकर ये चीज़ हमें बड़ी आश्चर्य हुआ कि इदारा खिदमत-ए-खलाक और कुछ नहीं बल्कि जमात-उद-दावा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में लश्कर-ए-तैयबा के ही लोग जो जमात में थे अब वो जमात से इदारा खिदमत-ए-खलाक में आ गए और अब ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम तो सुनामी के रिलीफ ऑपरेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये चीज़ एक टेररिस्ट संगठन एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना के इदारा खिदमत-ए-खलाक बना के कर रहा था, तो आरएनएडब्ल्यू ने इसकी जानकारी अमेरिका को दी। और जैसे ही हमने ये जानकारी अमेरिका को दी तो अमेरिका ने इवेंचुअली इदारा खिदमत-ए-खलाक को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही इदारा खिदमत-ए-खलाक एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ, अब उसको भी बंद करना था, तो जाहिर सी बात है कि एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना, उसको बंद करना पड़ा। अब हुआ ये कि 2010 में पाकिस्तान के अंदर इराटिक मॉनसून की वजह से बहुत बारिश हुई और इस बारिश के कारण बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, लाइवलीहुड भी चला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी वहाँ पर लॉस हुआ। इस कॉन्टेक्स्ट में उस समय फिर से पाकिस्तान में आरएनएडब्ल्यू ने देखा कि एक नया संगठन आता है सडनली और मैसिव लेवल पर एक चैरिटी और रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट करता है और इसका नाम था फाला इंसानियत फाउंडेशन। फाला इंसानियत फाउंडेशन FIF जो था, हमने इसके लोगों को जब ऑब्जर्व करना शुरू करा तो हमें मालूम चला कि भैया ये फाला इंसानियत फाउंडेशन के अंदर वही लोग हैं जो पहले उस समय इदारा खिदमत-ए-खलाक के थे और इदारा खिदमत-ए-खलाक के ये वही लोग हैं जो जमात-उद-दावा में थे और जमात-उद-दावा वाले ये वही लोग हैं जो पहले लश्कर के थे। तो आप गेम को समझिए, लश्कर 2001 से अपने आप को कहती है कि अब हम बंद हो गए, अब हम सिर्फ जमात-उद-दावा हैं। और जमात-उद-दावा यहाँ पर जानबूझ के पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करके अपने ही लोगों को डिप्यूट कर रही है, जिससे कि वो एक नैरेटिव बना पाए कि हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। और सबसे पहला इदारा खिदमत-ए-खलाक आता है सुनामी के बाद, फिर जो पाकिस्तान में जब बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जब ये बादल फटने के बाद जो बारिशें होती हैं उसके कारण बनता है फाला इंसानियत फाउंडेशन। फिर आरएनएडब्ल्यू ने वही काम किया, फाला इंसानियत फाउंडेशन के उन सारे ही लोगों का पर्चा बनाया और ये पर्चा उठाकर अमेरिका को दिया और बोला कि देखिए साहब ये तो फिर वही गेम चल रहा है जो इदारा खिदमत-ए-खलाक में चल रहा था। अमेरिका ने जैसे इदारा खिदमत-ए-खलाक को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, आरएनएडब्ल्यू के इस इनपुट के बाद फाला इंसानियत फाउंडेशन को भी इवेंचुअली जो है एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके ख़त्म करवाया गया। अब हुआ ये कि जब पाकिस्तान की ISI को ये चीज़ समझ आई कि भैया ये गेम ऐसे चल रहा है बार बार, तो उस समय
2010 के आसपास पाकिस्तान ने, आईएसआई ने खास करके जमात-उद-दावा को ये बोला कि अब आप थोड़ा सा ओरिएंटेशन और बदलिए, अब आप एक काम कीजिए, आप ये रिलीफ ऑपरेशंस मत कीजिए, क्योंकि रिलीफ ऑपरेशंस में आपको बार बार फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिलवाया जा रहा है। अब आप कुछ ये कीजिए कि आप थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह कीजिए, ताकि एक नैरेटिव ये बने कि आप पाकिस्तान की सोसाइटी को एकजुट करना चाह रहे हैं। और यही हुआ दोस्तों कि 2010 में जब ये फाला इंसानियत फाउंडेशन को बैन किया गया, 2011 की शुरुआत में इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों के ऊपर एक ऑपरेशन किया, और उस समय जब इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच में एक क्लैश चला, तो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट को ड्राइव करने के लिए जमात-उद-दावा ने एक प्रोटेस्ट संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अवल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अवल जो है वो एक संगठन था जमात-उद-दावा का। अब देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अवल ने किसी टाइप की चैरिटी नहीं की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अवल ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने पाकिस्तान के विभिन्न सिटीज़ में लोगों को एकजुट करके एंटी इजराइल प्रोटेस्ट करवाए। तो अब आप देखिए, यहाँ से नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अवल में भी वही लोग थे जो आरएनएडब्ल्यू ऑब्जर्व कर रही थी, जो इदारा खिदमत खलाक और फाला इंसानियत फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग थे। फिर जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो 2012 में यूरोप में किसी एक दो लोगों ने कुछ गलत हरकत करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ कार्टून्स बनाए थे, और 2012-13 में इन कार्टून्स के कारण पूरे मिडल ईस्ट से लेके पाकिस्तान से लेके हर जगह पर इन यूरोपियन देशों के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट चले। उस समय फिर से यही हुआ कि जमात-उद-दावा ने आईएसआई के कहने पे अब यूरोप के उन देशों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक और संगठन बनाया जिसका नाम रखा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रसूल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रसूल जो था ये बना एंटी यूरोपियन प्रोटेस्ट के लिए। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इदारा खिदमत खलाक, फाला इंसानियत फाउंडेशन, ये बने चैरिटी के लिए, क्योंकि आईएसआई ने चैरिटी का ओरिएंटेशन देना चाहता था। जैसे ही ये चीज़ ख़त्म हो रही थी और बार बार इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा जा रहा था, तो अब नेक्स्ट गेम ये खेला गया कि इनको जो है प्रोटेस्ट के लिए प्रयोग किया जाए, और इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अवल, फिर उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रसूल, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अवल एंटी इजराइल प्रोटेस्ट, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अपना हुर्मत रसूल जो है ये यूरोपियन यूनियन के खिलाफ प्रोटेस्ट करे। फिर जब 2012 में जब एक तरीके से अरब स्प्रिंग ने पूरे मिडल ईस्ट को ग्रिप कर लिया, और अरब स्प्रिंग क्योंकि अमेरिका ने ही करवाया था, तो एंटी अमेरिका प्रोटेस्ट के लिए जमात-उद-दावा ने दिफाए पाकिस्तान बनाया। तो दिफाए पाकिस्तान के तहत इसने फिर से वही लोगों को डिप्यूट किया जो इदारा खिदमत खलाक और फाला इंसानियत फाउंडेशन के लोग थे। तो घूम फिर के बार बार यही चीज़ हो रही थी कि जमात-उद-दावा कॉज स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना शुरू कर चुका था, और इन कॉज स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के तहत वो ये कार्य को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहा था। अब लेकिन ये गेम यहीं ख़त्म नहीं हुआ। हमने ये चीज़ देखी कि जब ये सब चीज़ें चल रही थीं, उस समय जमात-उद-दावा के अंदर चीज़ें कंफर्टेबल नहीं थी। जमात-उद-दावा में ज़फ़र इकबाल जो था वो तो एक तरीके से नॉर्मल आदमी था, उसने ज़फ़र इकबाल ने किसी भी तरीके के कोई एम्बिशंस नहीं रखे थे। लेकिन जो दूसरे दो लोग थे, हाफिज़ सईद था और दूसरा हाफिज़ सईद के साथ साथ जो था ज़की और रहमान लखवी, इन दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेस होते थे। क्लैशेस का सबसे बड़ा कारण ये था कि हाफिज़ सईद अपना दबदबा बनाने के लिए अपॉइंटमेंट्स को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में करता था। अब इस केस में ज़की और रहमान लखवी जो है वो बार बार निराश होता था, क्योंकि ज़की और रहमान लखवी भी एक फाउंडर मेंबर था जमात-उद-दावा का। अब जब जमात-उद-दावा का फाउंडर मेंबर ज़की और रहमान लखवी अपने ही आदमियों का अपॉइंटमेंट कराने में नाकाम रहता था, तो इसकी वजह से उसके क्लैश हाफिज़ सईद के साथ बढ़ने लगे। और एक पॉइंट तो ऐसा आ गया कि जब ज़की और रहमान लखवी ने ये बोला कि भाई मैं ज़फ़र इकबाल और हाफिज़ सईद का साथ छोड़ रहा हूँ, और आरएनएडब्ल्यू ने ये तक ऑब्जर्व किया कि वो बंदा साथ छोड़ के बाहर आ गया और उसने एक नया संगठन खैरुन नास बना लिया। खैरुन नास नाम का ये संगठन जिसको ज़की और रहमान लखवी ने बनाया, जैसे ही आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उनको ये समझ आ गया कि भैया लश्कर तैयबा यानी कि जमात-उद-दावा, इनके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई स्प्लिट हो गया तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्दी हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत उस समय खैरुन नास, जिसको ज़की और रहमान लखवी ने बनाया था, उसको बिठाया हाफिज़ सईद के साथ, ज़फ़र इकबाल के साथ। इन तीनों लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे उनको रिजॉल्व किया। खैरुन नास जो कि ज़की और रहमान लखवी ने जमात-उद-दावा से स्प्लिट करके बनाया था, उसको वापस जमात-उद-दावा में मर्ज करवाया।
ये सारी चीज़ों के ऊपर आरएनएडब्ल्यू की पूरी नज़र थी। हम देख रहे थे कि लश्कर तैयबा अंदर से कोहेसिव नहीं है, ज़फ़र इकबाल कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, हाफिज़ सईद अपने अपॉइंटमेंट्स में दबदबा बनाना चाह रहा है, लेकिन ज़की उर रहमान लखवी जो है इन अपॉइंटमेंट से खुश नहीं है। इस चीज़ से हमें ये चीज़ समझ आई कि लश्कर तैयबा के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन्हीं इंटरनल डिफरेंसेस को फाइनली डिफ्यूज़ करने के लिए 2017 में आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि ज़की उर रहमान लखवी का जो एक सबसे बड़ा सपोर्टर था जिसका नाम था सैफुल्लाह खालिद, उस सैफुल्लाह खालिद का प्रयोग करके आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने ये बोला कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी का संगठन बनाया जाएगा, और ये पॉलिटिकल पार्टी इवेंचुअली बनी जिसका नाम रखा गया मिली मुस्लिम लीग। तो जब सैफुल्लाह खालिद को बोला कि भाई मिली मुस्लिम लीग को आप लीड करेंगे, तो इस तरीके से ज़की उर रहमान लखवी के फैक्शन को जमात उद दावा के अंदर खुश करने की एक एक्सपेरिमेंट की गई। 2018 में जब पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव हुए तो उस समय मिली मुस्लिम लीग ने 120 कैंडिडेट्स भी उतारे। नई पार्टी थी, आइडियोलॉजी ज़्यादा प्रॉपरली प्रोपोगेट नहीं हुई थी, इस कारण से जो मिली मुस्लिम लीग है उसके कैंडिडेट्स को विक्ट्री प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिली मुस्लिम लीग ने कोई कसर छोड़ी हो। मिली मुस्लिम लीग ने 2 इम्पोर्टेंट जर्नल्स का प्रयोग किया था, और इसमें सबसे पहली एक मैगजीन थी जिसका नाम था फोर्ट्रेस, और इस फोर्ट्रेस मैगजीन का पब्लिशर था तबिश कय्यूम। तबिश कय्यूम जो है वो हाफिज़ सईद के ग्रुप का था। तो हाफिज़ सईद का ग्रुप का आदमी तबिश कय्यूम फोर्ट्रेस नाम की एक मैगजीन चला रहा है जिसके थ्रू लश्कर तैयबा यानी कि जमात उद दावा यानी कि हाफिज़ सईद अपना प्रोपोगंडा करवा रहा है। और दूसरी जगह ज़की उर रहमान लखवी जो हाफिज़ सईद के साथ निराश होकर खैरुन नास बना चुका था, जब उसको वापस मर्ज किया गया तो ज़की उर रहमान लखवी का ही एक आदमी सैफुल्लाह खालिद उसका प्रयोग करके मिली मुस्लिम लीग की लीडरशिप उसको दी गई। तो मिली मुस्लिम लीग में दोनों फैक्शंस को इक्वल स्पेस दी गई। एक जगह पर मिली मुस्लिम लीग में सैफुल्लाह खालिद थे जो कि लखवी फैक्शन के ग्रुप के थे, और दूसरी जगह पर बेसिकली थे आपके तबिश कय्यूम जिनको पूरा का पूरा मिली मुस्लिम लीग का प्रोपोगंडा हेड बनाकर फोर्ट्रेस मैगजीन के थ्रू उन्होंने प्रचार शुरू किया। और तो और आरएनएडब्ल्यू ने यह भी देखा कि मिली मुस्लिम लीग ने तबिश कय्यूम ने एक इंग्लिश मैगजीन भी निकाली जो पाकिस्तान में चली जिसका नाम था उस समय इनवाइट, और इस मैगजीन में भी मिली मुस्लिम लीग ने अपना पूरा प्रचार और प्रोपोगंडा किया। अब हुआ क्या कि जब से ये मिली मुस्लिम लीग क्रिएट हुई, इस मिली मुस्लिम लीग के क्रिएशन के बाद बहुत सारे लोगों ने ये डिबेट करना चालू किया कि जमात उद दावा ने अपना टेररिज्म छोड़ दिया है। जमात उद दावा जो है अब सारे टेररिस्ट को पॉलिटिकल स्पेस में ला रही है, लेकिन आरएनएडब्ल्यू ये बात जानती थी कि ये सब गलत है, ये सब दुष्ट प्रचार है। जमात उद दावा आज की डेट में एक गेम खेल रही थी जो अब हमें पूरा क्लियर हो चुका है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको जो बताया कि 2001 से जब से लश्कर तैयबा जमात उद दावा बनी तब से उसका पहले चैरिटी का नैरेटिव, चैरिटी के बाद उसका प्रोटेस्ट का नैरेटिव, और प्रोटेस्ट के बाद अब पॉलिटिक्स का नैरेटिव। तो हमने ये चीज़ देख ली कि आईएसआई ने किस तरीके से लश्कर तैयबा यानी कि जमात उद दावा को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किया है। ये एवोल्यूशन का स्पेक्ट्रम अगर आपको समझ आया हो तो अब आप समझेंगे कि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि आज की डेट में जमात उद दावा आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर मिली मुस्लिम लीग जैसे संगठन को सैफुल्लाह खालिद और तबिश कय्यूम के लीडरशिप के बेसिस पे इसको नर्चर कर रही है, और ये आने वाले समय में पाकिस्तान की आईएसआई का खुद का एक पॉलिटिकल आर्म बन के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लॉन्ग रन में कैप्चर करेगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको ये चीज़ समझ आई कि आरएनएडब्ल्यू ने जब ये चीज़ देखी कि किस तरीके से ये मल्टीपल नाम बदलते गए, इवेंचुअली लोग वही थे और लोग वही होने के कारण थ्रेट वही था। तो आई होप आप आने वाले समय में मिली मुस्लिम लीग पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि ये भारत के लिए भी और भारत की सिक्योरिटी के लिए भी एक लॉन्ग रन में खतरा पैदा होगा। धन्यवाद।